मैं आपको करवा रही हिंदी पेडागोजी में, जो आपके हिंदी का सेटेट में या डीएसएसबी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड आपके ज़रूर क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला है भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। जो हमारी भाषा होती है प्राथमिक रूप कौन सा होता है? मौखिक। भाषा यादृच्छिक यानी स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जब यादृच्छिक वर्ड आता है तो लोग उसको क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। इसका मतलब स्वतंत्र है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते भी हैं और चिंतन भी करते हैं। भाषा कैसे अस्थिर है? आपको क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या स्थिर है? नहीं, भाषा अस्थिर है क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। भाषा अर्जित व सीखा हुआ व्यवहार है। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में जो भाषा यूज़ की जा रही है वो अलग है और घर की भाषा अलग है, जिससे बच्चों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। बच्चा किसी भी ज्ञान को समझ नहीं पाता, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है। भाषा संस्कृति अनुभव पर आधारित है। जो भी हमारे संस्कृति के जितने भी अनुभव होते हैं उस पर आधारित है। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश होना चाहिए। जो भी हम बच्चा भाषा सीखता है उसका परिवेश ऐसा होना चाहिए कि बच्चा किसी भी ज्ञान को आसानी से अर्जित कर ले। भाषा सीखने के लिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि भाषा का एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो आपका जब भी क्वेश्चन आएगा कि भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का क्या होता है? एक व्याकरण जरूर होता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में डीएसएसबी में आ रखा है, तो ये लाइन जरूर याद रखना कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं होता। बिना लिपि के भी भाषा चल सकती है, इसलिए ये है कि एक लिपि का होना आवश्यक नहीं है। हिंदी भाषा क्या है? हमारी राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। हमारे संविधान की 8 अनुसूची में कितनी टोटल भाषाएं? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली। और शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। भाषा कौशल, हमारी भाषा के कितने कौशल है? 4, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। ये क्या है? एक दूसरे से अंत संबंधित है। अगर जब तक बच्चा बोल नहीं पाएगा तो बच्चा लिख भी नहीं सकता, लिख नहीं सकता तो बच्चा सुन भी नहीं पाएगा। तो ये सभी एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं और क्रम में नहीं सीखे जाते। जरूरी नहीं है कि बच्चा पहले, अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा तो वो लिख नहीं पाएगा, तो जरूरी नहीं है बच्चा पहले लिख सकता है। कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं बच्चा पहले सुन लेता है, कोई बच्चा पढ़ लेता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पहले बोलना ही सीखे, पहले हमारा लिखना ही सीखे। इसके क्रम में चेंजेस हो सकते हैं, तो क्रम में नहीं सीखे जाते। भाषा के मॉडल, भाषा का अंतरक्रिया मॉडल क्या है? इसमें जो बच्चे की जो शुद्ध प्रमाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। जो भी हमारे संदेश होते हैं, शुद्ध प्रमाणित संदेश जो भी होते हैं, वो हम भाषा के माध्यम से भी हम लेते हैं और देते हैं। भाषा के माध्यम से ही जितने भी पारस्परिक संबंध होते हैं उनमें समझ बनती है, और जितने भी लेन देन होते हैं वो भाषा के द्वारा ही होते हैं। और क्लास और टीचर में जो भी स्टूडेंट के बीच में जो प्रभावशाली शिक्षण होता है, अगर भाषा नहीं होगी तो हमारा प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो पाएगा। अधोमुखी प्रक्रिया ने टॉप डाउन मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों को जब भाषा का ज्ञान दिया जाता है उसमें क्या होता है? बच्चों को कोई भी भाषा समझाने के लिए जो पिछला ज्ञान होता है उसका यूज़ किया जाता है। जब भी पिछले ज्ञान का यूज़ किया जाए कोई भी भाषा को सिखाने के, तो उसको कहते हैं अधोमुखी प्रक्रिया, टॉप डाउन मॉडल। बॉटम अप मॉडल क्या होता है? जब स्टूडेंट पाठ्यक्रम के अनुसार गतिशीलता करते हुए सीखता है। जब बच्चा को भी पाठ्यक्रम को गतिशीलता करते हुए सीखता है तो उसे कहते हैं बॉटम अप मॉडल। हमारा जो लेखन है कैसा होना चाहिए? सुसंगत, रचनात्मकता, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, विचारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए। तो हमारे ये लेखन के ये हमारे इतनी सारी चीज़ें बता रखी हैं। भाषा अर्जन एवं अधिगम, भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अर्जन में क्या होता है? बच्चा प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक क्रिया के द्वारा बच्चा अपनी भाषा का अर्जन करता है। बच्चा अनुकरण द्वारा, जैसे कोई बच्चा कोई दूसरा बोल रहा है उसको देखता है, उसके शब्दों को खुद भी बोलने की कोशिश करता है। बच्चा अनुकरण करके परिवार में रह के सहज और संभावित क्रिया, ये माने सिंपल एंड नेचुरल क्रिया है। अनौपचारिक परिवेश, जो भी बच्चे का अनौपचारिक परिवेश होता है, क्या ऐसा होता है? जो बच्चा परिवार में रहता है वो अनौपचारिक परिवेश में रहकर ही भाषा को अर्जित कर लेता है। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा
किसके अंदर आती है, हमारा भाषा अर्जन के अंदर आती है। भाषा अधिगम में क्या इसका कहते हैं सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि हमें जो भाषा अधिगम के द्वारा हम दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं यानी सेकंड लैंग्वेज। इसमें रूल्स होते हैं, इनमें ग्रामर्स होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का ज्ञान कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और ये जो भाषा अधिगम कहाँ होता है, ये स्कूल्स में होता है यानी विद्यालय में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा प्रयास यानी इफेक्ट के द्वारा बच्चा सीखता है। ये जटिल प्रक्रिया है और ये औपचारिक साधनों द्वारा स्कूलों में बच्चे सीखता है, इसको कहते हैं औपचारिक संसाधनों द्वारा बच्चा भाषा का अधिगम करता है। शिक्षण विधियाँ, पहले है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है यानी एग्जाम्पल, फिर बच्चों को रूल्स बताए जाते हैं यानी नियम बताए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान से अप्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ, ज्ञान से अज्ञात की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और ये किसके लिए उपयोगी है, छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है। तो आपको ये पूछा जाता है जो छोटी आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम चलती है, नियम से उदाहरण चलती है, और आपके सारे वर्ड आ जाते हैं। और ये कौन सी क्लास के लिए उपयोगी है, छोटी क्लासों के लिए उपयोगी है। निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि आगमन विधि के अपोजिट होती है। जैसे अगर ये उदाहरण से नियम चलते तो वो नियम से उदाहरण, जैसे मैथ जब भी कराई जाती है तो बच्चों को पहले रूल्स बताए जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल करवाए जाते हैं। तो यही चलते हैं नियम तो उदाहरण की तरफ। ये अमूर्त से अमूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। और ये बड़ी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या है, दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, बाकी चीज़ सिखाई जाती है। बोलने की अपेक्षा इसमें क्या किया जाता है, पढ़ने पे और लिखने पर अधिक बल दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन आ सकते हैं कि जैसे ये दूसरी भाषा को सिखाने के पहले व्याकरण सिखाई जाती है या नहीं सिखाई जाती, या बोलने की अपेक्षा किस पे जोर दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्राकृतिक विधि, दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है। किसमें, सुनने में, कि बच्चा सुनेगा वैसे ही बच्चा बोलता है। इसमें क्या, दूसरी भाषा को उसी तरह सिखाया जाता है जैसे हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। भाषा संसंग विधि, इसमें कहते हैं रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जितनी रचनाएं की जाती है उसके माध्यम से हमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस विधि में क्या होता है, बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम पेश की जाती है कि ये प्रॉब्लम से बच्चा अपने क्या है मस्तिष्क में अपने दिमाग में जोर डाल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढता है, खोज करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इसलिए इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि कहा जाता है। सेवंथ है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इसमें जो बच्चों को सिखाने के लिए क्या किया जाता है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मतलब मातृभाषा का यूज़ किए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रतिलेखन विधि क्या होती है, जो टीचर्स क्या होते हैं शाम बट पर स्पष्ट लेख के कुछ शब्द लिख देते हैं और स्टूडेंट क्या होता है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखते हैं, इसको कहते हैं प्रतिलेखन विधि। उत्तर पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, भाषा एवं शब्द भंडार होते हैं। अच्छा विषय वस्तु होना चाहिए, शैली और योजना होनी चाहिए कि कैसे क्या करवानी है, प्रमाणिक स्रोत होने चाहिए। राष्ट्रीय नीति 2020, राष्ट्रीय नीति में 2 वर्ड का जरूर यूज़ किया गया है, बहुभाषिकता, मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, जो हम बचपन से बच्चा जब अपने औपचारिक रूप से अपने माँ बाप से अपने इन्वायरमेंट में रह के अपनी फैमिली के साथ सीखता है। ये इसको हम क्या संसाधन के रूप में यूज़ करना चाहिए। और फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक हमें बच्चे की मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा देनी है। बहुभाषिकता, इसमें क्या होता है, जब एक ही कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे अलग अलग भाषाओं का चीज़ें भाषा सीख के आते हैं और सभी भाषा के अलग अलग भाषाओं के बच्चे एक दूसरे के साथ रह के उसकी भाषा का अर्जन करते हैं, उसे सीखते हैं, तो ये बहुभाषिकता है। तो इसको हमें क्या मानना चाहिए, इसको हम संसाधन के रूप में टीचर्स को लेना चाहिए, क्योंकि हम उसी के बहुभाषिकता वाले बच्चों के साथ बहुत सारे शब्दों की वृद्धि होती है या शब्दों के भंडार में वृद्धि होती है, क्योंकि हमें एक ही वर्ड को बहुत सारे तरीके से किस भाषा में कैसे बोला जाता है बच्चों को वो ज्ञान बच्चों को मिलता है। संस्कृति सम्मान, जितने अलग अलग टाइप के बच्चे अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं तो उससे क्या हम संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।